तो आज का चैप्टर है वैद्युत धारिता एवं परावैद्युत पदार्थ। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग। एक तो है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा है वैद्युत विभव। अब क्योंकि हम इनको पढ़ चुके हैं और बहुत दिन हो गए हैं हमें, तो हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई और अन्य आवेश आने पर बल का अनुभव करता है। और इसका फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r², जहाँ Q आवेश है, स्रोत आवेश, और R जो है जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र देखना है, R उस बिंदु की Q से दूरी है। इसी तरीके से V = 1/4πε0 Q/r है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, Q और R। तो इन दोनों राशियों की जो एप्लीकेशन है वो है धारिता। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। और या फिर इसको भी ये कह सकते हैं वैद्युत धारिता। ये सब आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए है। तो आपका पहला टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है चालक एवं कुचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत चालन हो सकता है, यानी जिनमें से आवेश प्रवाहित होता है। दूसरी एक और चीज़ कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरी तरफ कुचालक हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और जिनमें से वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। है, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते। तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, वैद्युत धारा क्या है, इसके लिए अगला टॉपिक है हमारा। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार हमें पता है कि एक छोटा सा नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रकार के कण होते हैं, और इसके अलावा परमाणु में नाभिक के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी ये हो गया नाभिक, और इसके चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसके अलावा नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो प्रकार के कण होते हैं, जहाँ पे प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस। तो प्रोटॉन यानी नाभिक के ऊपर जितना भी आवेश होता है वो कैसा होता है, प्लस आवेश होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और उसके चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काट रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इसीलिए नाभिक के भीतर, नाभिक के ऊपर प्लस आवेश होता है और बाकी सारे एटम के ऊपर माइनस आवेश होता है। क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक परमाणु में, इसीलिए पूर्ण रूप से कोई भी परमाणु पूरी तरीके से विद्युत उदासीन होते हैं। अब परमाणु में जो सबसे बाहर की जो कक्षा होती है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब कहे जाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन। सामान्य तापमान पर ये इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, अपने परमाणु को छोड़ देते हैं, और परमाणु को छोड़ने के बाद पूरे पदार्थ में इधर से उधर घूमने लगते हैं।
तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कह देते हैं, क्योंकि ये अपने परमाणु से मुक्त हो जाते हैं इसलिए कहते हैं, इन्हें कह देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं को हम कह देते हैं मुक्त आवेश। तो मुक्त आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद क्योंकि जो बचे हुए हैं यानी आयन, आयन क्या होते हैं? वे परमाणु जिनमें से जिनके एक या अधिक अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो शेष जो बचता है वो होता है आयन। ठीक है। और ये आयन कैसे होते हैं? प्लस आवेशित होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब क्योंकि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, इसीलिए इन आयनों को, क्योंकि ये प्लस आवेशित होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बद्ध आवेश। ठीक है। तो मुक्त आवेश क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स थे और परमाणुओं को छोड़कर अलग चले गए, और इसके अलावा जो आयन रह जाते हैं वो बद्ध आवेश कहलाते हैं। यही परमाणु का इलेक्ट्रॉन मॉडल है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वे चीज़ें जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सब होती हैं चालक, और यही इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में लगाए जाने पर एक जगह से दूसरी ओर प्रवाहित होते हैं, और इसी प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। जिन पदार्थों में मुक्त आवेश नहीं होते उनको हम कहते हैं कुचालक पदार्थ। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो न तो पूरी तरीके से चालक होते और ना ही कुचालक होते, यानी उनमें बहुत ही सीमित मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। बहुत बड़ी धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन माइक्रो एम्पियर्स में कुछ धारा प्रवाहित हो सकती है। और एक विशेषता और होती है इनकी कि इसमें कम तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, यानी पूरी तरीके से कुचालक होते हैं। और तापमान बढ़ जाने पर, जैसे रूम टेम्परेचर है हमारा सामान्य तापमान जैसे अभी है, इसमें इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है ऐसे तापमान पर। तो ऐसे तापमान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण उनमें सीमित धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ऐसे पदार्थों को जो पूरी तरीके से ना तो कुचालक हैं और ना ही चालक हैं, इनके बीच में एक पदार्थ आते हैं, वो होते हैं अर्धचालक, यानी आधे चालक। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत धारिता। सी से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत धारिता को। तो किसी चालक की अधिकतम वैद्युत आवेश Q को धारण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। गणितीय रूप से देखें तो अगर हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे चालक पर उपस्थित वैद्युत विभव भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब Q समानुपाती है V के, और Q इज इक्वल टू बराबर का निशान लगाकर हमें एक अनुक्रमानुपाती नियतांक C
और फिर V लगा देते हैं, जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है और इसे तथा यह है चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है C इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा वैद्युत धारिता का। और यहाँ से हम इसका मात्रक अगर देखें तो Q का मात्रक है कूलॉम और वैद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट्स, यानी C/V। और इसी को हम कह देते हैं FARAD, यानी फैराडे जो थे उनके नाम पे ये मात्रक रखा गया फैराड। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर कूलॉम होना चाहिए ना। तो C का मात्रक है कूलॉम पर वोल्ट या फैराड। वैद्युत धारिता के कुछ छोटे छोटे मात्रक भी हैं, जैसे आपको पहले भी 9th-10th में हम पढ़ा चुके हैं। जैसे मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो या म्यू, इसका मतलब होता है 10⁻⁶। तो अधिकतर यही वाले मात्रक यूज़ होते हैं। और एक होता है पिको फैराड। पिको पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻²⁰ सॉरी। ठीक है, तो मिली फैराड अगर हम बोलेंगे MF, तो इसका मतलब होगा 10⁻³ फैराड। इसी तरीके से माइक्रो फैराड अगर हम बोलेंगे तो 10⁻⁶ फैराड। पिको फैराड बोलेंगे तो इसका मतलब होगा 10⁻12 फैराड। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाली, कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। तो अगर कहीं पे V आ जाता है और आप समाकलन या अवकलन कर रहे हैं Q के सापेक्ष, इसका मान लगातार बदलेगा, ये वहाँ पे नियतांक नहीं होगा। ये बात हमें आगे बहुत ध्यान देनी होगी। तो अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे सिंपल अगर कोई चालक हो सकता है तो वो एक गोला हो सकता है। तो हमने एक गोलीय चालक लिया है, उस गोलीय चालक को हमने ऐसे रख दिया है कि वो किसी भी अन्य वस्तु के वैद्युत संपर्क में नहीं है। वैद्युत संपर्क में नहीं है इसका मतलब क्या है, वो विलगित है, पूरी तरीके से सब चीज़ों से अलग है। ऐसे चालक की हम वैद्युत धारिता का सूत्र निकालेंगे। इसके लिए हम एक वैद्युत चालक लेते हैं जिसकी त्रिज्या है A। ठीक है, और इसकी सतह पर कुल Q आवेश, धनात्मक आवेश फैला हुआ है। हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर A त्रिज्या के किसी भी गोले के ऊपर Q आवेश फैला हुआ है सरफेस पे, तो उसकी सतह पर वैद्युत विभव होता है V = 1/4πε0 Q/A। ठीक है, और हमें पता है कि C = होता है Q/V। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, Q ये रहा, V ये रहा। तो हम यहाँ क्या ले आएंगे, 4πε0 A = Q/V। तो सिंपल सा हो जाएगा। धारिता की परिभाषा के अनुसार या धारिता की परिभाषा से C = Q/V = 4πε0 A। अतः गोले की धारिता क्या होगी, C = 4πε0 A। ये हो गया सूत्र।
अब देखिए, यदि यही गोला चारों तरफ से k परावैद्युतांक वाले माध्यम से घिरा हुआ है या ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, तब विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी? एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट k, जहाँ पर k इसका चारों तरफ के माध्यम का परावैद्युतांक है। और ऐसी स्थिति में हमारा जो धारिता हो जाएगी C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन A। इस एप्साइलन की जगह हम यहाँ से अगर रखते हैं, C डैश हो जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट K और A, तो यहाँ धारिता हो जाएगी ये। अब हम इसी फॉर्मूले पर आधारित यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का व्यास 1.28 इंटू 4 किलोमीटर है। इसे गोलीय चालक मानकर इसकी वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए क्या है, रेडियस कितना हो जाएगा? व्यास का आधा यानी 1.28 इंटू 10⁻⁴ व्यास है, और किलोमीटर है इसलिए 1000 और कर लेते हैं, मीटर हो गया, और इसका आधा हो जाएगा हमारा त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हुई? 0.64 इंटू 10⁻⁴, और ये 3 हो गए 7, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे या तो R ले लीजिए या फिर A ले लीजिए। अगर यहाँ पे हमने R लिया है तो हम धारिता का फॉर्मूला लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लेकिन हम A ही ले लेते हैं। चलिए, A ही लिया हमने और यहाँ भी A ले लिया, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू A की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब ये हो गया फैराड, तो 6.4/9 आ गया, और यहाँ रह गया 10⁻³ फैराड, तो ये तो मिली फैराड में आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.711 इंटू 10⁻³ फैराड, और ये हो जाएगा 0.711 माइक्रो फैराड आंसर। सॉरी, मिली फैराड, ये 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा मिली फैराड। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 711 माइक्रो फैराड, ये भी आंसर सही है।